माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो एडवांस वर्जन ऑफ अर्जुन टैंक को लेकर आ रहा है, जिसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 अल्फा के उन्नत संस्करण का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और ये जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। एक अधिकारी ने कहा कि अर्जुन टैंक का उन्नत संस्करण अर्जुन मार्क 1 अल्फा है, जिसकी मारक क्षमता बेहद जबरदस्त है और इसने परीक्षण के दौरान सभी मानकों को पूरा किया। टैंक को डीआरडीओ और कंबाइंड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई के द्वारा बनाया गया है। इस उन्नत संस्करण में फायरिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम गाइडेड मिसाइल से उन्नत किया गया है। इसमें कई अन्य विशेषताएं हैं जो कि सेना की क्षमता को बढ़ाएंगी और उन्हें मजबूत करेंगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार डीआरडीओ ने टैंक में 14 अपग्रेडेशन किए हैं। इस परीक्षण से सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। इसके पहले संस्करणों को सेना में ऑलरेडी शामिल भी किया जा चुका है। अगली अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसमें 60 ब्लेड की आपूर्ति एचएएल को हेलीकॉप्टर इंजन में इस्तेमाल के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। यह डीआरडीओ की प्रीमियम प्रयोगशाला डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि डीएमआरएल द्वारा तैयार की गई है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन यानी कि एचपीटी ब्लेड्स की 5 सेट यानी कि करीबन 300 की संख्या में विकसित करने के लिए निकल बेस्ड सुपर एलॉय से इन्हें बनाया गया है और बाकी 4 सेटों की आपूर्ति भी समय पर कर ली जाएगी। आपको बता दें कि स्ट्रैटेजिक और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को एक्सट्रीम कंडीशन में अपने विश्वसनीय संचालन के लिए कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए जटिल आकार और ज्योमेट्री वाले अत्याधुनिक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड ऑपरेशन के हाई टेम्परेचर को समझने में सक्षम निकल आधारित सुपर लॉस से बने होते हैं। दुनिया में बहुत कम देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जो कि इस तरीके के सिंगल क्रिस्टल यानी कि एसएक्स कंपोनेंट्स को बनाते हैं और इस सफलता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और एचएएल और साथ ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकास में शामिल उद्योगों को बधाई दी है और इस तरीके की प्रणाली को विकसित करने से भारत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास के प्रयास में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। अगली अपडेट यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर आ रही है। यूके की विदेश नीति में इंडो पैसिफिक की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ कैरियर को इंडो पैसिफिक की तरफ रवाना कर दिया गया है। रॉयल नौसेना के द्वारा बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और व्यापक क्षेत्र में ये जाएगा। ये कैरियर वेस्ट कोस्ट पोर्ट का दौरा करेगा, जहां पर दोनों देशों के व्यापार और राजनीतिक गठजोड़ को लाभ पहुंचाने वाले द्विपक्षीय संबंधों को अधिकतम करने के लिए कई प्रोग्राम शामिल हैं। ये जहाज हिंद महासागर में भारतीय सैन्य बलों के साथ संयुक्त अभ्यास की एक श्रृंखला का आयोजन भी करेगा। तैनातगी के दौरान यूके महत्वपूर्ण वैश्विक मार्गों से गुजरने की स्वतंत्रता का समर्थन करेगा। अगली अपडेट मणिपुर से आ रही है। मणिपुर के कैमजोंग में सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्धक सामान जब्त किया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि एक विशेष खुफिया अधिकारी के आधार पर सेना की तरफ से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कई हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्धक सामान बरामद कर लिया गया है। इस जब्ती में एक चीनी कार्बाइन, 2 राइफल, 4 mm पिस्तौल, 5 रॉकेट चलित ग्रेनेड के साथ 3 राउंड के साथ 2 लेथॉर्ड संचार शामिल है। यानी कि दोस्तों एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है, क्योंकि इसमें खासकर जो हथियार मिले हैं वो चाइनीज है। तो ये चीन मणिपुर के रास्ते भारत के अंदर कुछ न कुछ उपद्रव फैलाने के चक्कर में था और चीन भारत के माओवादी संगठनों को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ये हथियार कैसे आए हैं इस बारे में जांच चल रही है और साथ ही ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर सकता था अगर इन्हें सही समय पर नहीं पकड़ा जाता। अगली अपडेट सिप्री को लेकर आ रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज एक नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कुछ आंकड़े भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी के बाद भी कई देशों के सैन्य बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि नाटो के लगभग सभी सदस्यों ने 2020 में अपने सैन्य खर्चे को और बढ़ाया है। रूस का सैन्य खर्च 2020 में 2.5% बढ़कर 61.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये वृद्धि का लगातार दूसरा साल था। फिर भी 2020 में रूस का वास्तविक सैन्य खर्च अपने शुरुआती सैन्य बजट की तुलना में 6.6% कम था। कुल 59.2 बिलियन के साथ ब्रिटेन 2020 में 5वां वो देश बना जिसने अपने सैन्य बजट को बढ़ाया है। चीन के अलावा भारत 72.9 बिलियन डॉलर, जापान 39.1 बिलियन डॉलर,
दक्षिण कोरिया $45.7 बिलियन और ऑस्ट्रेलिया $27.5 बिलियन एशिया और ओशनिया क्षेत्र में सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले थे। यही नहीं, इसके अलावा अफ्रीका में सैन्य खर्च 2020 में 3.4% से बढ़कर 18.5 बिलियन तक पहुंच गया है। टॉप 15 में रक्षा पर ज्यादा खर्च करने वाले देशों में सऊदी अरब, रूस, इजराइल और अमेरिका का है। अगली अपडेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएमओ ने बताया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के जरिए की जा रही तैयारी और संचालन की समीक्षा की गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में रिटायर्ड या वीआरएस लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्सा कर्मियों को कोविड केंद्रों में उनके वर्तमान निवास स्थान के निकटतम काम करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले रिटायर हुए थे उन सब से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श के लिए उपलब्ध कराएं। पीएम को यह भी बताया गया कि कमांड मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और नौसेना और वायुसेना के समान मुख्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति पर सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इसरो के गगनयान मिशन को लेकर आ रही है। इसरो गगनयान मिशन शुरू होने के बाद उससे संपर्क बरकरार रखने में मदद करने के लिए एक डेटा रिले सैटेलाइट लॉन्च करेगा। गगनयान अभियान के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। इस अभियान का मानव रहित पहला चरण दिसंबर में शुरू होगा। वहीं सूत्रों ने कहा कि हम अपना उपग्रह भेजने की योजना बना रहे हैं जो एक संचार उपग्रह के तौर पर काम करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और इस पर काम जारी है। दरअसल ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों पर तब तक सूचनाएं नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वह ग्राउंड स्टेशन उसकी स्पष्ट पहुंच में ना हो। डाटा रिले सैटेलाइट उपग्रहों की जानकारियों को ग्राउंड स्टेशनों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको बता दें कि अमेरिका की एजेंसी नासा के पास भी अपना डेटा रिले सैटेलाइट है। उसका ये सैटेलाइट पृथ्वी पर अतिरिक्त ग्राउंड स्टेशनों का निर्माण किए बिना 24 घंटे सभी सैटेलाइटों की वैश्विक कवरेज उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।